हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यामी। मेरा नाम है योगेश सिन्हा और आज के लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके साथ वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, तो अच्छे से करते रहिएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यही रहेगा, बट उसके पहले हम देख लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, उसका थोड़ा क्विक रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, तो केसीएल और केवीएल हमने बताया था। केसीएल क्या था? केसीएल था कि the algebraic sum of all the current at a particular node is equal to 0। कहने का मतलब कि एक नोड था ये, और इस नोड पे से जितने भी करंट आ रहे हैं ये, वो करंट का समेशन कितना होगा? 0 होगा। सपोज ये आपका I1 है, ये आपका I2 है, ये आपका I3 है और ये आपका I4 है। ठीक है, तो इसका केसीएल इक्वेशन क्या होता था कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक है, और एक साइन कन्वेंशन था। वो साइन कन्वेंशन क्या था? मैंने बताया था साइन कन्वेंशन में कि अगर नोड से करंट निकल रहा है तो आपको क्या साइन लेना है? पॉजिटिव। और अगर नोड में करंट एंटर कर रहा है तो लेना है आपको साइन क्या? निगेटिव। ठीक है, इसमें पॉजिटिव लेना है, इसमें निगेटिव। आप उल्टा ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये ले। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? टोटल आउटगोइंग करंट कितने सारे हैं? तो सिर्फ एक है जो कि I1 है, तो I1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टोटल ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्या है? आपका इनकमिंग करंट है नोड पे। तो इनकमिंग करंट हो जाएगा I2 प्लस I3 प्लस I4। तो ये आपका केसीएल इक्वेशन हो गया। इसके साथ मैंने क्या बताया था कि आपको ये जो केसीएल है ये आपको फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। ठीक है, तो ये बताया था। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने। एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उसके बाद साइन आपको क्या लेना है कि नोड से अगर करंट निकले तो आपको लेना है पॉजिटिव साइन, और नोड से करंट अगर नोड में करंट एंटर करे तो आपको साइन लेना है निगेटिव। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है केसीएल। ठीक है, तो ये तीन बात हो गई। केवीएल के बारे में मैंने क्या बताया था, बताइए। केवीएल के बारे में मैंने बताया था कि द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ब्रांच वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मान लो कि कोई सर्किट है, जैसे ये है आपका वोल्टेज सोर्स, इसमें आपका ये रेसिस्टेंस हो गया, ये भी रेसिस्टेंस है, और ये आपका क्लोज लूप हो गया। केवीएल मैंने बताया था कि केवीएल सिर्फ क्लोज लूप में ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें वोल्टेज V है, इसका मान लीजिए R1 है, ये है R2, और करंट कितना फ्लो हो रहा है? I हो रहा है। ठीक है, इसमें आपका अगर इक्वेशन लिखना हो कैसे लिखेंगे? तो V माइनस I R1 माइनस I R2 इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया बता देता हूं मैं फिर से। अगर वोल्टेज प्लस और माइनस, यहां से करंट प्लस से निकल रही है और माइनस में इंटर कर रही है, माइनस में इंटर कर रही है और प्लस से निकल रही है, तो आपको वोल्टेज का साइन क्या लेना है? पॉजिटिव। बट वही अगर आपका वोल्टेज माइनस होता और ये प्लस होता, तब ऐसे होता, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे निगेटिव लेना है। बस आपको ये वाला याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। ये याद रखिए कि पॉजिटिव से निकले और निगेटिव में एंटर करे तो आपको साइन वोल्टेज का पॉजिटिव लेना है। अगर ये मैच नहीं किया तो आप निगेटिव कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने बताया था कि रेसिस्टेंस हो या फिर इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, अगर इसमें करंट इंटर कर रहा है तो ऑलवेज माइनस लीजिए, ऑलवेज क्या लीजिए? निगेटिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये वोल्टेज को एब्जॉर्ब करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करवाता है। ड्रॉप का मतलब कि वोल्टेज घट जाएगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लेना है साइन क्या? निगेटिव ऑलवेज। तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने साइन V का पॉजिटिव लिया क्योंकि पॉजिटिव से निकल रहा है करंट, और ये जो दोनों रेसिस्टेंस है, ये दोनों रेसिस्टेंस में वोल्टेज का ड्रॉप होगा, इसलिए मैंने क्या लिया? माइनस माइनस इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। ये आपका इक्वेशन हो गया। उसके बाद अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप पिछले वाले लेक्चर को अच्छे से फॉलो कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी केसीएल एंड केवीएल का? कंडीशन क्या थी? तो कंडीशन ये थी कि केसीएल और केवीएल जो होता है वो सिर्फ लंप्ड सर्किट में अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे कि लंप्ड सर्किट में मैंने बताया था कि जो भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं, रेसिस्टेंस, जैसे रेसिस्टेंस हो गए, ये इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, इसको मिला के अगर कोई सर्किट बनाया जाता है यहाँ पे, तो इसमें ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है,
बट डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट में नहीं होता है, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन में। उसके बाद फिर ये आपका हो गया पोल पे, तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि फेल कर जाएगा, बट एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि हमें वहाँ निकालना बहुत मुश्किल है, वहाँ हम नहीं निकाल सकते हैं और निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर पूरा डिटेल में जानना है ना, तो आप पिछले वाले लेक्चर को अच्छे से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और एक और कंडीशन क्या था कि नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ एलिमेंट पे भी डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है केसीएल एंड केवीएल नेचर ऑफ एलिमेंट पे, ठीक है। नेचर ऑफ एलिमेंट कुछ भी रहे, बट केसीएल केवीएल अप्लाई होगा। तो मैंने ये कंडीशन बताया, लम्प सर्किट में ये एप्लीकेबल होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट में एप्लीकेबल नहीं होता है, और नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि केसीएल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, और केवीएल क्या फॉलो करता है, केवीएल आपको फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्विक रिवीजन था। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसमें सबसे पहले देख लेते हैं सीरीज कनेक्शन क्या है। तो करंट इन द सर्किट इज रिमेन सेम बट वोल्टेज डिफर्स। मतलब ये आपका सर्किट है, इस सर्किट में आपको दिख रहा होगा कि ये इम्पीडेंस लगाया हुआ है, Z1 Z2 Z3 अप टू Zn, ठीक है। तो इतने सारे इम्पीडेंस लगाए हुए हैं। इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये करंट जो जा रहा है, ये करंट आपका सेम है, दिख रहा है ना, सीरीज है, तो आपका करंट इसमें भी उतना ही रहेगा, इसमें भी उतना ही रहेगा, इसमें भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल करंट इसका सेम रहेगा, आई का आई ही रहेगा, बट हर जगह इसका वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और सबका जितना इम्पीडेंस होगा उसके अनुसार ही वोल्टेज का ड्रॉप होगा। जैसे Z1 पे वोल्टेज का ड्रॉप V1 हुआ, Z2 पे वोल्टेज का ड्रॉप V2 हुआ, Z3 पे वोल्टेज का ड्रॉप V3 हुआ, और Zn पे वोल्टेज का ड्रॉप Vn हुआ। तो हम देख रहे हैं कि हर इम्पीडेंस पे अलग अपना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो इस वोल्टेज ड्रॉप को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे केवीएल इक्वेशन आप लगाइए, ये वाला पे केवीएल इक्वेशन आप लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे केवीएल कैसे लगेगा, तो आपको बताया मैंने कि पॉजिटिव से अगर करंट निकले और निगेटिव में करंट एंटर करे, तो साइन आपको V का क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइन, ये वाला, ये साइन आपका पॉजिटिव है। बाकी जितने भी एलिमेंट हो, जैसे कि रेसिस्टेंस, इंडक्टर, इम्पीडेंस, ये आपका कैपेसिटर, ये जितने सारे एलिमेंट है, ये सब पे आपका वोल्टेज का ड्रॉप होगा, एब्जॉर्ब करेगा वो सब एनर्जी को, इसलिए वोल्टेज हमेशा क्या लेना है, माइनस लेना। तो दिख रहा है आपको सब माइनस लिया है, अप टू माइनस Vn। और टोटल का समेशन केवीएल क्या कहता है, 0 होगा, ठीक है। तो केवीएल हमने लिख दिया। अब केवीएल को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो V इज इक्वल टू, सारे माइनस को उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद V इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे V1 V2 सबका पर्टिकुलर अपना वोल्टेज निकालना है। तो कैसे निकलेगा, V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, I इंटू जेड होगा, क्योंकि इंपीडेंस लगा हुआ है, तो I इंटू जेड होगा। तो यहाँ पे I करंट सब में सेम है, सब में सेम है, यानी कि सब में I जा रहा है, और इंपीडेंस आपका यहाँ पे Z1 है, Z2 है। तो उस तरह से V1 का हो जाएगा IZ1, V2 का हो जाएगा IZ2, V3 का हो जाएगा IZ3, और Vn का हो जाएगा IZn, क्योंकि उसका इंपीडेंस Zn है, ठीक है। ओवरऑल I जब सेम, सब में सेम दिख रहा है, तो आपको I कॉमन कर लेना है, और उसके बाद ये टोटल आपका ये वाला इम्पीडेंस का समेशन हो जाएगा। आप क्या करते हैं कि जस्ट इसी सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपका इम्पीडेंस को हम मान लीजिए कि पूरा कोई इम्पीडेंस मिला लिए, और उस इम्पीडेंस का हम नाम दे दिए जेड इक्विवेलेंट, ठीक है। और वहां पे एक वोल्टेज सोर्स था, तो वोल्टेज सोर्स हमने यहाँ पे लगा दिया, करंट आपका सेम आई जा रहा है। तो इसके लिए हमें केवीएल अगर लगाना हो, तो क्या इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन आपका लिखा हुआ है कि ये आपका पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव ही, और आपका इंपीडेंस जेड इक्विवेलेंट वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, इसलिए माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, तो V माइनस आई जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू आई जेड इक्विवेलेंट। अब आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका V है, यहाँ पे भी आपका V है, यहाँ पे आपका I है, यहाँ भी I है। तो आप कंपेयर जब करेंगे, तो Z इक्विवेलेंट इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है। तो इस तरह से अप टू Zn तक जाएगा। मतलब सीरीज कनेक्शन में आपका जितना भी इंपीडेंस सीरीज में लगा हुआ है, वो उसका इक्विवेलेंट सबको जोड़ के निकलता है। यानी आपको जितना भी इंपीडेंस दिया हुआ, ये जितना भी, सबको आपको जोड़ देना है, और वही आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट इंपीडेंस, ठीक है। ओके, अब आप थोड़ा
पैरेलल कनेक्शन देख लीजिए। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? वोल्टेज इन द सर्किट इज रिमेन सेम बट करंट डिफर्स। अब आपको दिख रहा है कि ये सारे पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे? क्योंकि ये जो पॉइंट है इसका, ये वाला सेम उसी में आपका ये भी पॉइंट आपका अटैच है, ये भी आपका अटैच है। मतलब ये ओवरऑल सारा एलिमेंट जो है आपका इम्पीडेंस वो क्या चीज में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में होने के कारण आपका यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये शॉर्टेड है, यहाँ से यहाँ पूरा शॉर्टेड है, शॉर्टेड है, शॉर्टेड है। तो मतलब कि नीचे भी पूरा शॉर्ट है और ऊपर भी पूरा शॉर्ट है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो वोल्टेज है वो इतना है, ठीक है। तो वो सेम वोल्टेज आपका इसका भी होगा वही V, इसका भी V और इसका भी V। टोटल का वोल्टेज सेम होगा, बट करंट आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे करंट I है, बट सब में अपना पर्टिकुलर अपने इम्पीडेंस की वजह से अपना करंट डिफरेंट होगा। तो ये I1, ये I2, इस तरह से I3 और ये IN। मतलब पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है बट करंट डिफरेंट होता है। करंट क्या होता है? डिफरेंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है? केसीएल। सीरीज कनेक्शन में हमने केवीएल लगाया था, यहाँ पे हमें लगाना है पैरेलल कनेक्शन में क्या? केसीएल। तो केसीएल क्या कहता था कि टोटल आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू टोटल इनकमिंग करंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सपोज ये आपका नोड है, ये आपका नोड है, ये करंट इस नोड पे इनकमिंग है कि नहीं है? इनकमिंग है। तो इनकमिंग में हम लेते थे माइनस, ठीक है। बाकी इस नोड के कंपैरिजन में जितना भी आपको करंट दिख रहा है, ये वाला, इसके बाद ये इधर बट गया, फिर इधर आया, इधर बट गया, इस तरह से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये टोटल जो है आपका, ये टोटल क्या है? आउट गोइंग करंट है, ठीक है। तो माइनस आई ये वाला इनकमिंग, माइनस आई, अब फिर आपका टोटल आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग करंट को क्या लेते हैं? प्लस में। तो प्लस ले लिया हमने, ये प्लस प्लस प्लस, तो टोटल हमने समेशन कितना कर दिया? 0। यही तो केसीएल कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो माइनस आई इधर है तो इधर आ जाएगा तो प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू इतना आ गया। अब क्या करना है? I1 को हम फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई जेड पे तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? I1 इज इक्वल टू V अपॉन Z1, I2 का V अपॉन Z2। इस तरह से हम तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद आपको दिख रहा होगा कि V कॉमन है। V क्या है? कॉमन है, तो V कॉमन ले लिए और I इज इक्वल टू हो गया हमारा टोटल I इज इक्वल टू V इंटू 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 1 प्लस 1 अपॉन Z3 प्लस अपॉन 1 अपॉन Zn, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ओके, केसीएल इक्वेशन में एक और हमको लगाना है यहाँ पे, जैसे कि इसका इक्विवेलेंट पहले बना लेते हैं। जैसे हमने सीरीज में बनाया था वैसे ही पैरेलल में हम क्या बनाएंगे? इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो इसमें आपका वोल्टेज सोर्स ये वाला है, ये आपका वोल्टेज सोर्स है, तो ये आपका वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट बना लिए, सेम है। और ये टोटल का इम्पीडेंस हमने एक बना लिया जो कि जेड इक्विवेलेंट के इक्वल हो गया। अगर इसमें हम लगाते हैं फॉर्मूला, अगर लगाते हैं V इज इक्वल टू आई जेड का, V इज इक्वल टू आई जेड, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन जेड, फिर Z इज इक्वल टू जेड इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला आपको दिख रहा है, I इज इक्वल टू V अपॉन जेड इक्विवेलेंट। आप कंपेयर कीजिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को, तो आपको दिख रहा होगा I, यहाँ भी I है और ये V है, तो ये भी आपका V है। ओवरऑल ये जो आपका हुआ वैल्यू, ये वैल्यू आपके 1 अपॉन Z1 के बराबर होगा। वही आपका इक्वेशन यहाँ पे कंपेयर करने के बाद निकल गया, ठीक है। मतलब पैरेलल कनेक्शन में आपका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सीरीज में जुड़ता है और ये आपका पैरेलल में 1 अपॉन जेड इक्विवेलेंट वाला ये वाला होता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि जेड के जगह पे रेसिस्टेंस बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? रेसिस्टेंस। ये दिख रहा है R1, R2, R3, Rn। मतलब जेड को मैंने रिप्लेस किया किससे? R1 से। तो हमारा ये कौन सा कनेक्शन है? ये है आपका सीरीज, ये है आपका सीरीज, और ये आपका कौन सा कनेक्शन है? पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। तो ये सीरीज कनेक्शन में आपको आर इक्विवेलेंट अगर निकालने के लिए बोल दे तो आपको क्या करना है? तो आपको यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn इस तरह से ये करना है। जैसे Z1 Z प्लस Z2 था वैसे ही आपको ये R इक्विवेलेंट होगा, सेम होगा, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में जैसे वहां था 1 अपॉन जेड इक्विवेलेंट वाला, यहाँ पे 1 होगा 1 अपॉन जेड इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये होगा, जैसे वहां पे था 1 अपॉन जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस
1/Z1 प्लस 1/Z2 ऐसे करके अप टू 1/Zn होता था। सेम इसी तरीके से यहाँ पे R का होगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 अप टू 1/Rn। ठीक है, सेम है आपको जैसे Z में था वैसे ही R में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। इफ इंडक्टर L इज अवेलेबल, अब क्या था कि Z को हटा के हमने L को पुट कर दिया। तो एक बात याद रखिए कि इम्पिडेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है R प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि इम्पिडेंस में R भी मौजूद हो सकता है, इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी, या फिर कोई एक हो सकता है, मतलब कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे R था, अब क्या आपको यहाँ पे करना है, L है। तो अब एक्सेल का फॉर्मूला आप याद रखिए कि एक्सेल इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्स एल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेल है और एक्सेल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, जेड है। मतलब जो जेड रहेगा, जो जेड रहेगा फॉर्मूला का सीरीज पैरेलल का, वही आपका एल का भी होगा। ठीक है, मैं इसलिए ऐसे समझा रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जेड इज इक्वल टू होता है आर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, वेर एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। एक्सी के बारे में आगे बताऊंगा, बट फिलहाल एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, यानी एल और एक्सएल दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे एक्सएल भी जेड के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि जो जेड था फॉर्मूला में वही आपका एल का भी होगा। जैसे आर देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो सेम हुआ था, वैसे अब एल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए आपका जेड भी जो फॉर्मूला था वो आपका एक्सेल में अप्लाई होगा। फिर यहाँ पे आप देखिए कि जेड की जगह पे एल था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो जेड का फॉर्मूला था सीरीज और पैरेलल के लिए वही आपका एल का होगा। तो जेड के लिए वहां पे क्या था, सीरीज में जुट जाता था, तो देखिए यहाँ भी एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है, जुट जाएगा। और यहाँ पे आपका 1/L इक्विवेलेंट जो है वो हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2 अप टू 1/Ln। ठीक है, जैसे जेड का था ना वैसे, यानी आपको सिर्फ जेड का याद रखना है। जेड का याद रहेगा, आपको ये सब फॉर्मूला कुछ याद नहीं करना, जेड का याद रखना है। और जेड के साथ आपको ये वाला जरूर याद रखना है कि जेड इज इक्वल टू आर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी। ठीक है, और एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो एल आपका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सएल, और एक्सएल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड का, मतलब जो जेड का होगा वही आपका एल का होगा। ओके, समझ गए होंगे आप। ठीक है, कैपेसिटर में यहाँ देखिए आपका ये सीरीज का है और ये पैरेलल का है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करेंगे। कैसे कर गया, Z इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला क्या, आपको बता चुका हूँ, R प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, वेर सी जो है ये आपका ये रिएक्टेंस है, तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस है। तो यहाँ पे XC का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। XC इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। तो आपको दिख रहा होगा कि XC जो है वो इन्वर्सली है आपके C का। ठीक है, इन्वर्सली है, तो यानी कि C अगर है तो वो इसका इन्वर्सली है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये डायरेक्टली है, मतलब ओवरऑल आपका C जो है वो Z के इन्वर्सली होगा। यानी जो Z का फॉर्मूला था ना उसका इन्वर्स कर दीजिए, यानी जो सीरीज का था उसका उसका ये कैपेसिटर का पैरेलल हो जाएगा, और जो उसका पैरेलल का था वो इसका कैपेसिटर का सीरीज का हो जाएगा। तो सीरीज कनेक्शन में Z क्या था, जुड़ता था, बट यहाँ उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे था 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कैपेसिटर के लिए। पैरेलल कनेक्शन में जेड इक्विवेलेंट कितना होता था, 1/Z इक्विवेलेंट 1 में होता था, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं ये वाला, और साथ में एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल और एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से याद हो जाएगा कि कैसे हमें जेड के रूप में बदलना है, और कौन सीरीज के लिए फॉर्मूला होगा और कौन पैरेलल के लिए होगा। ठीक है, तो ओके, अब आता है हमारा टॉपिक वोल्टेज डिवीजन रूल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी ऐसा सर्किट में क्वेश्चन आ जाता है जिससे हमें जल्दी से करंट निकालना होता है, या फिर स्पीड हमें अगर ज्यादा चाहिए तो हमें वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल का अच्छा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा सीख लेते हैं कि क्या होता है वोल्टेज डिवीजन रूल। तो क्या है, करंट इन द सर्किट इज रिमेन सेम बट वोल्टेज डिफर्स। ये आपको डिफिनीशन खुद बता रहा है कि वोल्टेज का डिवीजन हो रहा है, वोल्टेज का
डिवीजन हो रहा है और करंट आपका सेम है। तो यहाँ पे सर्किट पे आपको दिख रहा होगा करंट आई ही है, बट वोल्टेज अगर दो इंपीडेंस लगा हुआ है तो इसका वोल्टेज आपका ड्रॉप होगा V1, इसका होगा वोल्टेज ड्रॉप V2, बट करंट आपका यहाँ भी आई है। तो आई सेम है बट वोल्टेज डिफर हो रहा है। अब आपको क्वेश्चन डायरेक्ट क्या दे सकता है कि सपोज वो V दे दिया, Z1 Z2 दिया हुआ है और आपको सीधा बोलेगा कि V1 निकालिए और V2 निकालिए। तो आप कैसे निकालोगे? केवीएल लगाओगे, केवीएल के बाद इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन के बाद आपको तब जाके V1 और V2 को सॉल्व करोगे। बट अगर आपको वोल्टेज डिवीजन रूल का अच्छा आइडिया है, अगर अच्छे से आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। बट ये फॉर्मूला आया कैसे वो हम देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या अप्लाई करना है? केवीएल। केवीएल हमने अप्लाई किया, तो केवीएल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप देखिए इसका करंट ऊपर की ओर है, पॉजिटिव से निकल रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव V होगा, प्लस वी दिया हमने। उसके बाद मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट हो, रेसिस्टर हो या कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, इम्पीडेंस हो, कुछ भी हो, आपका वोल्टेज का ड्रॉप होगा, मतलब साइन माइनस लेना है। तो आपका इसके अक्रॉस जो वोल्टेज V1 है वो माइनस V1 और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज V2 है वो माइनस V2। तो वही आपका दिख रहा है और टोटल का समेशन कितना होगा? 0। यही केवीएल है। अब आपको सॉल्व करना तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे करंट I आ रहा है और Z का वैल्यू Z1 है, तो V इज इक्वल टू आई जेड फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इसका V1 कितना हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू आई इंटू Z1 और V2 कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा आपका I इंटू Z2। तो यही फॉर्मूला आपको पुट किया हुआ है। ओवरऑल इसमें I कॉमन ले लेंगे, ये दिख रहा है आपको, तो I कॉमन ले लेंगे। I कॉमन लेने के बाद आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा I का V अपॉन Z1 प्लस Z2। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप V1 देखिए कि हमको V1 निकालना, तो V1 इस पॉइंट पे हमको V1 निकालना है। तो V1 कैसे निकलेगा? V इज इक्वल टू आपका होता है I अपॉन Z1। तो ये फॉर्मूला देखिए आपका V इज इक्वल टू आई अपॉन जेड, मतलब V इज इक्वल टू आई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे V1 आपको निकालना, तो V1 इज इक्वल टू आई अपॉन Z1 हो जाएगा। V1 अगर यहाँ निकालना है तो आपको क्या हो जाएगा? आई अपॉन Z1। तो आई अपॉन Z1 हो गया। यहाँ पे आई का वैल्यू आप निकाल चुके हैं V अपॉन Z1 प्लस Z2। ठीक है, आई का वैल्यू अभी निकाले यहाँ पे, ये देखिए ये रहा। तो और इंटू 1 अपॉन जेड 1/Z1, तो यहाँ पे ऊपर Z1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब नीचे था Z1 तो ये अब कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ओवरऑल आपका फॉर्मूला ये हुआ। उसी तरह से V2 इज इक्वल टू होगा I अपॉन Z2 और I अपॉन Z2 इज इक्वल टू आपको I का वैल्यू पुट करना और Z2 ऊपर चला जाएगा, तो ओवरऑल ये फॉर्मूला हो जाएगा। आपको भी इसमें याद क्या करना है? ये सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करने पे टाइम कंज्यूमिंग है, आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा एग्जाम में। तो आपको क्या करना है? सीधा याद करना है। याद कैसे करना है? V1 इज इक्वल टू आप नोटिस कीजिए Z1 अपॉन Z2, Z1 प्लस Z2 इंटू V। अब वोल्टेज निकाल रहे हैं तो वोल्टेज ही मल्टीप्लाई होगा आपका, वो भी रहेगा तो टोटल वोल्टेज, जो ये वोल्टेज था ये वोल्टेज हमेशा मल्टीप्लाई होगा। अगर करंट निकालना होता, जो कि आगे बताऊंगा, उसमें यहाँ पे करंट अप्लाई होता, बट यहाँ वोल्टेज निकालना है तो आपको क्या अप्लाई होगा? वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज ये आपका मल्टीप्लाई होगा। अब रहा बात इसका, तो हमेशा याद रखिए कि अगर दो आपका इम्पिडेंस या दो रेसिस्टेंस, दो कैपेसिटर कुछ भी दिया हुआ है दो, तो आपको दोनों को जोड़ देना नीचे में। तो Z1 प्लस Z2, नीचे हमेशा Z1 प्लस Z2 रहेगा। ठीक है, अब ऊपर का याद रखना है। तो ऊपर क्या क्या करेंगे कि अगर वोल्टेज डिवीजन रूल लगा रहे हैं तो अगर V1 मतलब जिसका हम निकाल रहे हैं, सपोज इसका निकाल रहे हैं, तो ऊपर उसी का इम्पिडेंस या उसी का रेसिस्टेंस या उसी का कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे V1 का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इम्पिडेंस Z1 होगा, यानी 1 का ही होगा। अगर V2 निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या होगा? Z2। जिसका निकालेंगे उसका ही इम्पिडेंस या रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस कुछ भी रखेंगे और नीचे दोनों को जोड़ देंगे, जो भी दोनों इम्पिडेंस अवेलेबल है। और वोल्टेज निकाल रहे हैं तो वोल्टेज से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यानी फिर से मैं बता दूं कि अगर V1 निकाल रहे हैं तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा? आपका सबसे पहले टोटल वोल्टेज ऑलवेज अप्लाई होगा और आपका नीचे हमेशा दोनों को ऐड कर देंगे, यानी Z1 प्लस Z2 हो जाएगा और जिसका वोल्टेज निकाल रहे हैं उसी का इम्पिडेंस रखेंगे। सेम V2 इज इक्वल टू जिसका हम वोल्टेज निकाल रहे हैं उसी का इम्पिडेंस रखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे Z1 प्लस Z2 और टोटल वोल्टेज हमेशा रखेंगे, क्योंकि वोल्टेज निकाल रहे हैं तो वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका ऐसे आप पढ़ सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है ताकि जल्दी से जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व हो सके। ठीक है,
ओके, अब मान लीजिए कि जेड के जगह पे आपका रेसिस्टेंस होता, जैसे यहाँ पे है ये वाला, उसके बाद इंडक्टर होता या फिर कैपेसिटर होता, तो क्या होता? तो एक चीज आपको याद हो चुका है कि जेड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के, ठीक है। एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ये भी एल जो है वो डायरेक्टली है एक्सएल के और एक्सएल डायरेक्टली है जेड का, मतलब ओवरऑल डायरेक्टली होता है। और एक्सी क्या फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी, जो कि इन्वर्सली हो गया, तो ये आपका इन्वर्सली होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जो हम इम्पिडेंस में निकाले थे वो क्या निकाले थे, वो फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। अब निकालते हैं, अगर उसके जगह पे आर हो तो क्या करते हैं, तो Z1 और R1 दोनों आपस में ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्योंकि Z और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जो Z में था फॉर्मूला वही आपका R में भी होगा। वहां Z1 V1 का निकाल रहा था तो Z1 था ऊपर, तो ये R1 ऊपर है, और Z1 प्लस Z2 तो यहाँ R1 प्लस R2। एक चीज याद रखिए कि तीनों में कुछ भी हो बट नीचे हमेशा 1+2 होगा, यानी कि C1 प्लस C2 होगा, ठीक है। बस जो चेंज आएगा वो आपको ऊपर में आएगा। तो ये वी आर जो है वो जेड के डायरेक्टली है, मतलब जेड के जैसा सेम फॉर्मूला होगा। एल भी आपका डायरेक्टली है, तो इसलिए आपका एल भी आपका जेड के जैसा फॉर्मूला होगा। बट सी, याद कीजिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था, इनवर्सली था। जब इनवर्सली है तो उसमें आपका जो फॉर्मूला होगा वो इनवर्स कर जाएगा, यानी अगर V1 का निकालना है 1 का निकालना है तो आपका कैपेसिटेंस 2 का रखना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका C1 यानी कि 2 का निकालना है अगर वोल्टेज, तो आपका 1, बाकी सब सेम है। वोल्टेज निकालना है वोल्टेज से मल्टीप्लाई होगा, नीचे हमेशा दोनों समेशन होगा। और ये याद हो गया, मतलब आर और एल हमेशा सेम इम्पिडेंस के जैसा, बट सी जैसे ही आए तो इन्वर्स कर देंगे। तो यही आपका यहाँ से ये इक्वेशन निकल गया। तो इसके अक्रॉस अगर मान लीजिए कि इसका वोल्टेज निकालना है, क्या करेंगे, V2 निकालना है, V2 निकालना, तो V2 इज इक्वल टू हमें टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई करना है, नीचे दोनों को जोड़ देना है, तो L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, और चूंकि L है तो L इम्पिडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये आपका यहाँ से ये हो जाएगा। V2 का निकालना है, इसका मतलब L2 का रखेंगे, यानी जो Z का फॉर्मूला था वही L का भी होगा, बट C में चेंज कर जाएगा क्योंकि इन्वर्सली है। R में डायरेक्टली होगा यानी कि सेम होगा, ठीक है। तो मैं इसलिए बार बार ये बोल रहा हूँ ताकि आप भूले ना, आपको याद रहे कि हाँ कौन डायरेक्टली था, इसके लिए फॉर्मूला उस दोनों का सेम होगा, बट कौन इन्वर्सली था जिसके लिए अलग होगा, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे, करंट डिवीजन रूल। आपको ये खुद टॉपिक बता रहा है कि करंट का डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट का डिवीजन हो रहा है। क्या कहता है डेफिनेशन, वोल्टेज इन द सर्किट इज रिमेन सेम बट करंट डिफर। वोल्टेज आपका सेम है, देखिए यहाँ पे इसके और इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस आपका दोनों का सॉर्टेड है, मतलब जो पोटेंशियल नीचे था वो सेम, नीचे दोनों का सेम, और ऊपर भी जो पोटेंशियल था वो दोनों का ऊपर सेम। मतलब वोल्टेज इसका भी V होगा, इसका भी V, क्यों, क्योंकि इसका भी सॉर्टेड है और ये आपका वोल्टेज कितना है, V है। तो नीचे वाला ये सॉर्टेड और नीचे वाला ये, ऊपर वाला ये सॉर्टेड, इसका वोल्टेज V, इसलिए इसका भी V, क्योंकि पैरेलल में है, और ये भी V पैरेलल में है, ठीक है। हो गया। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, KCL इक्वेशन लिखेंगे नोड ए पे, ये नोड है, इस नोड पे हमें KCL इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, आपको देखना है कि आउटगोइंग और इनकमिंग करंट कितना है। तो यहाँ पे इनकमिंग है, जो इनकमिंग होता है माइनस में देंगे, और ये दोनों आउटगोइंग है तो प्लस में देंगे, वही आपका ये लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2, और I1, ये वाला I1 इज इक्वल टू हो जाएगा V/Z1, ठीक है। तो यहाँ पे V/Z1 और ये हो जाएगा V/Z2। तो अब आपका टोटल V कॉमन यहाँ ले लेंगे, और V इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया Z1 इंटू Z2 बाई Z1 प्लस Z2 इंटू I, ठीक है। आपको निकालना क्या है, करंट निकालना है I1 एंड I2। तो जिसमें उसमें वोल्टेज निकालना था, तो V1 V2 निकालना था, तो टोटल वोल्टेज V से मल्टीप्लाई करते थे। इसमें I1 I2 निकालना था, इसमें टोटल करंट I से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रहेगा, ठीक है। और नीचे हमेशा जोड़ेंगे 1 एंड 2 को, हमेशा, ठीक है। या वोल्टेज डिवीजन रूल हो या करंट डिवीजन रूल हो, हमेशा वोल्टेज या मतलब वोल्टेज दोनों में आपका नीचे 1 एंड 2 जुड़ेगा। जो फंडा क्लियर होना होगा वो इसमें होगा, ठीक है। तो I1 में आपको क्या करना है कि अपोजिट लेना है। अगर यहाँ Z है, ये भी Z है, तो अगर I1 निकाल रहे हैं तो आपको Z2 रखना है, अगर I2 निकाल रहे हैं तो Z1 रखना है, अपोजिट रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा। अब मान लेते हैं थोड़ा सा कि अगर
सी और एल होता तो क्या करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपोजिट रख रहे हैं, I1 और I2 निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, अपोजिट रख रहे हैं। ये फॉर्मूला आपको इजीली इससे आ जाएगा, V/Z1 और V का वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ओके देख लेते हैं। यहाँ पे रेसिस्टेंस R रखा हुआ है, ठीक है, Z की जगह पे। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि Z डायरेक्टली होता है R का, ठीक है, और Z डायरेक्टली होता है L का, और Z इनवर्सली होता है C का, यानी कि जो Z का फॉर्मूला था वो R और L में सेम होगा। तो देखिए यहाँ पे I1 था, 1 का निकालना है 2 हो गया, 2 का निकालना है 1 हो गया, बाकी नीचे सेम I सेम। उसी तरह से अगर 1 का निकालना है तो 2 हो गया, और 2 का निकालना है तो 1 हो गया, बाकी I सेम और नीचे वाला सेम। बट कैपेसिटेंस में क्या हुआ कि आपका अगर I1 निकालते हैं तो उसका अपोजिट नहीं ले रहा है, सीधा वही वाला ले रहा है C1, एंड I2 निकालना है तो C2। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि Z इनवर्सली है, मतलब कि अगर जो Z का फॉर्मूला है वो उसका अपोजिट C का फॉर्मूला होगा। तो होप है कि मैं इस तरह से कोशिश किया कि हाँ आपको इस तरीके से याद हो जाए अच्छे से, ताकि भूल ना पाए। तो वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज आप केवीएल केसीएल लगाते रह जाएंगे और टाइम बहुत कंज्यूम होगा, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत कम सॉल्व होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये वाला वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज करते हैं, क्या होता है उसका थ्योरी, वो पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। मैं जितना हो सकेगा बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी लेक्चर्स दूंगा आपके साथ। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो, कमेंट जरूर कीजिए अगर कोई डाउट है तो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को अगर उन्हें भी नीड है तो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।